नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिकल टेक्नीशियन चैनल में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे अपने काम को बेहतर बनाने के लिए, जिससे कि आप अपने फील्ड्स में अपना बेस्ट दे पाएँ। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पम्प्स के बारे में। और पम्प्स के अंदर भी एक और कैटेगरी आती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिक बात करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपर और देखेंगे कि किस तरीके के इसके पार्ट्स होते हैं। इस वीडियो में पूरी तरीके से डिसमेंटल करने वाले हैं पंप्स को, और जितने भी उसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में देखेंगे, सुनेंगे और बात करेंगे उनके बारे में कि उनका क्या क्या काम होता है किसी पंप के अंदर, और कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनके वजह से पंप के अंदर बहुत सारी परेशानी देखने को मिलती है, कहाँ पर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है और कौन सा ऐसा पार्ट्स होता है जो बार बार चेंज होता है किसी भी पंप के अंदर। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो पंप जो है एक बहुत बड़ी फील्ड है और इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी आती हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम बात करने वाले सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। इससे आने वाली जो अगली वीडियो होंगी उसमें ज़रूर से मैं हर एक पंप को आपको दिखाने वाला हूं और उसके बारे में बताने वाला हूं। बट जो कॉमन चीज़ें हैं वो भी आप इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि पंप्स में कई सारी कॉमन चीज़ें होती हैं जो कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आने वाली हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो के अंदर हर एक पार्ट को डिटेल में जानने के साथ साथ मैं आपको पंप के जो पार्ट्स हैं और किस तरीके से इसका वाटर का जो फ़्लो होता है वो भी बताने वाला हूं, क्योंकि जो पंप्स होते हैं उसको वाटर के फ़्लो को बढ़ाने के लिए, उसके स्पीड को बढ़ाने के लिए ही लगाया जाता है। और ख़ासकर जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसमें बड़े बड़े पंप लगे होते हैं जो कि नॉर्मली डोमेस्टिक लेवल पे हम जो देखते हैं उस तरीके के पंप नहीं होते हैं। इसमें जो पार्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और जो इसमें एनर्जी या पावर की ज़रूरत होती है इसको एक अलग से मोटर के थ्रू दी जाती है। तो ये सारी बातें आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फ़िलहाल के लिए मैं अभी आपको बता दूं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकली तौर पे देखने से पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं सारे पार्ट्स का इस इमेज के थ्रू, क्योंकि अगर आप आगे चल के उन पार्ट्स को देखेंगे तो थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न आपको ना रहे। तो सामने आप एक सिंपल सा इमेज देख पा रहे हैं। सिंपल तो नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक पार्ट को छोटा छोटा ओवरव्यू दे देता हूँ। फिर आगे चल के हम डिटेल में प्रैक्टिकली तौर पे सारे पार्ट्स देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने राइट हैंड साइड से, जहाँ पर मोटर लगी है। मोटर आपको पता है पावर प्रोवाइड करती है, टॉर्क प्रोवाइड करती है, जिससे कि आपका जो इम्पेलर है वो घूमता है पंप के अंदर। उसके बाद आप देखेंगे मोटर कपलिंग। मोटर कपलिंग मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि कपलिंग क्या होती है। कपलिंग जो मोटर की शाफ्ट होती है और जो पंप की शाफ्ट होती है उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कपलिंग लगाई जाती है। तो यहाँ पर आप मोटर कपलिंग देख रहे हैं, उसके ऊपर एक शील्ड है। शील्ड से क्या होता है, जो कपलिंग वाला पार्ट है अगर टूटता है, उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसमें जो पार्ट्स हैं वो एकदम से टूट के कहीं इधर उधर ना जाएं। अगर ये पार्ट टूटते हैं और बहुत तेज़ी से इधर उधर भागते हैं तो किसी को चोट लगने का भी खतरा रहता है। तो ये शील्ड काम करती है क्या, कपलिंग को रोक के रखने की, अगर वो टूटता है जब। उसके बाद पंप की कपलिंग है, तो मैंने बताया मोटर कपलिंग और पंप को कपलिंग आपस में जोड़ के क्या करते हैं, एक ही शाफ्ट को कनेक्ट करते हैं। यानी कि अगर मोटर की शाफ्ट घूमेगी तो ये कपलिंग कनेक्ट होने से जो पंप की शाफ्ट है वो भी घूमेगी। तो उसके बाद आप देखेंगे, आगे बढ़ते रहिए, पंप कपलिंग के बाद आप देखेंगे बेरिंग्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 बेरिंग्स हैं। तो ये 2 बेरिंग्स आगे चल के अभी मैं बताने वाला हूँ कहाँ पर लगे रहते हैं। बेरिंग हाउस, जहाँ पर आपका जो बेरिंग है वो बेरिंग हाउस के अंदर लगा रहता है। नीचे की तरफ बेस है, उसके बाद सपोर्ट फ्रेम है। तो ये सपोर्ट वाली चीज़ें हैं, जितने भी पंप को सपोर्ट चाहिए वो उसके लिए है। उसके बाद बेरिंग बॉक्स के बाद आप आगे देखेंगे पंप की शाफ्ट है। तो पंप की शाफ्ट, जैसे मोटर की शाफ्ट मैंने आपको बताया था, उसी तरीके की पंप की शाफ्ट होती है, पर पंप की शाफ्ट के बीच में कई सारे पार्ट्स लगे होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसको आगे चल के अभी और डिटेल में समझने वाले हैं। तो जैसे कि आप शाफ्ट के ऊपर देखेंगे कई सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, जैसे कि बेरिंग है, ग्लैंड है। ग्लैंड के अलावा मैकेनिकल सील का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका बेरिंग कवर्स होते हैं, कई सारे रिंग्स लगे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे आप, रिट्रैक्टिव रिंग, स्टैटिक रिंग और मूविंग रिंग है। उसके बाद आपका इम्पेलर है, पंप का कवर है, पंप शेल है और इम्पेलर नट है। तो ये सारे पार्ट्स हैं। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे मेरे ख्याल से, तो आगे चल के आपको एक एक करके सबके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। हो सकता है इनमें से कई पार्ट्स इस पंप पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो पंप्स होते हैं उनका डिज़ाइन अलग अलग होता है और कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि आपको इस पंप पे नहीं देखने को मिलेंगे।
कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि आपको इस इमेज में नहीं देखने को मिलेंगे, बल्कि आगे चल के जो प्रैक्टिकल तौर पे आपको दिखाऊंगा उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा वेरी करता है जो डिज़ाइन है पंप का, उसके वजह से आपको कुछ पार्ट्स किसी पंप में देखने को मिलते हैं और किसी पंप में नहीं देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने देख दिया है पंप के बारे में, मोटर के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और मेन टॉपिक की तरफ, जहाँ पर आप देखने वाले हैं प्रैक्टिकली तौर पे किस तरीके से पंप्स के अंदर के पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ तक हमारा आधा वीडियो कवर हो चुका है। इसके बाद आप प्रैक्टिकली तौर पे देखने वाले हैं कि पंप किस तरीके का होता है, किस तरीके से डिसमेंटल होता है, कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो यहाँ से बिल्कुल भी स्किप मत करना, आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे नहीं तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि जो पंप्स होते हैं उसकी बहुत बड़ी फील्ड है, चाहे वो इंडस्ट्रियल लेवल पे हो, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि पंप का यूज़ बहुत जगहों पे होता है। इंडस्ट्रियल लेवल पे तो बहुत बड़ी मात्रा में होता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पानी का उपयोग किया जाता है और पानी को पंप करने के लिए आपके पंप्स का यूज़ होता है। और इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी होती हैं, तो इसको क्लासिफाई किया गया है, यानी कि इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। उसकी एक इमेज मैंने गूगल से डाउनलोड करी थी, आप चाहे तो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं करना चाहते तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा मेरा, वहाँ पर मैं इस वीडियो को अपलोड करने के बाद उस इमेज को अपलोड कर दूँगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कितने सारे पंप्स हैं, कितनी सारी वैरायटी है, किस तरीके से इनको क्लासीफाई किया गया है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो पंप है, पहला तो उसका जो शेल होता है, यानी कि जो इम्पेलर है उसकी पोजीशन देखी जाती है, और जो आपकी शाफ्ट की पोजीशन देखी जाती है। केसिंग का डिज़ाइन, यानी कि इम्पेलर जिसमें रखा गया है, जो आप ये सामने देख पा रहे हैं, ये इसका डिज़ाइन किस तरीके का होता है, वाटर का फ्लो किस तरीके का है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं आपको शार्ट में देखने को मिलेगी, तो जाके ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो पंप है वो डिसमेंटल हो चुका है। तो जितना भी पोर्शन अभी आप ये सामने देख पा रहे हैं, ये इम्पेलर वाला पोर्शन है, जहाँ पर आपको शाफ्ट देखने को मिलेगी, और ये राउंडेड शेप में जो चीज़ें देख पा रहे हैं ये आपका इम्पेलर था, ठीक है। उसके बाद इधर बेयरिंग हाउस है, ये प्लेट जहाँ पर मैकेनिकल सील लगी रहती है, स्प्रिंग आपको देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन रहता है जब इसको हम खोल देते हैं, या ये कह लीजिए जब हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो एक हिस्सा इसका ऊपर का अलग हो जाता है, नीचे वाला हिस्सा आपका इम्पेलर वाला है, या ये कह लीजिए जहाँ पर से आपका पानी इंटर करता है और एग्ज़िट करता है। ये आपकी हाउसिंग है जहाँ पर बेयरिंग आपको देखने को मिलेगी बाद में। अभी ये जो शाफ्ट वाला पोर्शन है इसको पूरी तरीके से अलग कर दिया जाएगा, उसके बाद मैं आपको एक एक पार्ट डिटेल में दिखा दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप जो शाफ्ट थी उसको अलग कर दिया गया है, और ये कपलिंग वाला पोर्शन है, और ये है फ्लेक्सिबल टायर। इसको कपलिंग के बीच में लगाया जाता है, कहीं पर फिक्स्ड कपलिंग भी लगाई जाती है जहाँ पर अलाइनमेंट अच्छी तरीके से हो। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पोर्शन है आपका पंप वाला पोर्शन है, और जो शाफ्ट थी उसको बिल्कुल अलग कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितने सारे बीच में कट्स हैं, और यहाँ कट्स के बीच में ही कई सारे पार्ट्स लगे होते हैं। तो यहाँ पर इनलेट आउटलेट आपको देखने को मिलेगी, ये आपका इनलेट आउटलेट वाला जो पोर्शन है। सामने की तरफ आपकी यहाँ पर स्टेनर भी लगा हुआ है, जो कि क्या करता है, पानी को साफ़ करने का काम करता है। और ये है सक्शन। अब इसमें डबल सक्शन है, जहाँ मैंने हाथ डाला हुआ है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, यहाँ से आपका पानी इंटर करता है। डबल सक्शन का यूज़ वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये डबल सक्शन है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एक क्लासिफिकेशन में आता है पंप के। और जो बीच वाला पोर्शन है वहाँ पर आपका इम्पेलर होता है, ये वाला जो पोर्शन है, और यहाँ से आपका पानी क्या करता है, फ्लो करता है या जाता है इस फ्लैंज या इस लाइन के थ्रू, आउटलेट कह लीजिए। तो बीच में मैंने आपको जो पोर्शन दिखाया था वहाँ पर आपका इम्पेलर आ जाता है। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं जो शाफ्ट वाला पोर्शन है। तो ये है आपका बीच में इम्पेलर, और ये कुछ इस तरीके से रोटेट करता है। इसके इस तरीके से रोटेट करने की वजह से जो रेडियल फ्लो है, स्पीड है, वो पानी को मिलती है, और जो पंप है वो कितनी भी हाइट तक पानी को थ्रो कर पाता है। तो बीच में रहता है इम्पेलर, दोनों साइड में इसके सेक्शन है, यानी कि ये डबल सेक्शन है और सिंगल डिस्चार्ज, जहाँ पर आपका एक ही आपको इम्पेलर देखने को मिलेगा। तो इम्पेलर के डिज़ाइन को भी ध्यान में रखा जाता है, यानी कि ये जो आप पंप देख पा रहे हैं इसमें बेरिंग के बीच में इम्पेलर है, तो इसको कहते हैं बिटवीन द बेरिंग। और एक आता है ओवरहंग, वो आगे चल के मैं आपको किसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं शाफ्ट लगे जितने भी पार्ट्स हैं। तो पहला है पंप की कपलिंग प्लेट, उसके बाद है बेरिंग हाउस जिसके अंदर आपका बेरिंग लगा रहता है, और इसी के अंदर आपको ग्रीसिंग भरनी होती है, क्योंकि जो आपके बेरिंग है उसको मूवमेंट के लिए ग्रीसिंग की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो आपने अभी प्लेट देखी थी जो कि ये है, इस पर आपका मैकेनिकल सील लगी रहती है, वाइट कलर की देख पा रहे होंगे। उसके बाद एक स्प्रिंग है, उसके बाद एक ओ रिंग है जो कि स्टॉपर का काम करती है। उसके बाद ब्लैक कलर का जो पोर्शन देख पा रहे हैं वो बुश है, और इसी के नीचे स्लीव होती है, वो बाद में देखेंगे। उसके बाद ये ब्लैक कलर का जो पार्ट देख पा रहे हैं इम्पेलर के दोनों तरफ, वो है वियर रिंग जो कि इम्पेलर को प्रोटेक्ट करती है।
और इस साइड में भी सेम पार्ट है जो कि अभी मैंने आपको बताए हैं। तो जो बिटवीन द बेरिंग वाला जो डिज़ाइन होता है उसके दोनों तरफ सेम पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे कि आप ये सामने देख पा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं किस तरीके के ये पार्ट्स हैं। तो किसी भी शाफ्ट के लिए बेरिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। तो ये है थ्रस्ट बेरिंग, इसी के दूसरे पोर्शन पे या दूसरे साइड पे लगी है रेडियल बेरिंग। अब ऐसा क्यों है, थ्रस्ट बेरिंग और रेडियल बेरिंग क्या होती है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बता रखा है। तो जो थ्रस्ट बेरिंग होती है वो रेडियल और एक्सियल सपोर्ट दोनों करती है, जबकि रेडियल बेरिंग सिर्फ और सिर्फ रेडियल सपोर्ट करती है। रेडियल सपोर्ट यानी कि जब शाफ्ट घूम रहा होता है उसको हम रेडियल स्पीड कहेंगे, और एक्सियल सपोर्ट यानी कि जो शाफ्ट नीचे की तरफ जो ताकत लगाएगा या जो ग्रेविटी के वजह से शाफ्ट का जो वेट है वो बेरिंग्स पे पड़ेगा, वो भी आपका थ्रस्ट बेरिंग झेल जाता है। इसलिए थ्रस्ट बेरिंग एडवांस होता है आपके रेडियल बेरिंग के मुकाबले। तो चलिए बढ़ते हैं, अब एक एक करके सारे पार्ट्स को हमें डिसमेंटल करना है, और इसी के साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन सा पार्ट किस तरीके का है। तो सबसे पहले जो पार्ट खोला जा रहा है वो है आपकी बेरिंग हाउसिंग, जो कि खुल चुकी है, जैसे कि मैंने आपको दिखाई है सामने रखी हुई है। इसके अंदर बेरिंग होता है जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे, और बेरिंग के आसपास अराउंड में इसको बड़ा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसके अंदर ग्रीसिंग भी करी जाती है। इसी के साथ साथ आप ये सामने स्टॉपर भी देख पा रहे हैं जो कि बेरिंग को रोक के रखता है। अगर बेरिंग जब रोटेट करता है तो उसके खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बेरिंग आगे पीछे ना हो इसलिए एक स्टॉपर भी लगाया जाता है जो कि आप सामने देख पा रहे हैं बेरिंग के आगे लगा हुआ है। तो जैसे कि मैंने बताया, जो बेरिंग हाउसिंग होती है उसी के अंदर आपको ग्रीसिंग करनी होती है। कभी कभी आपने ये टर्म सुना होगा कि आपको पंप में ग्रीसिंग करनी है, तो जो ग्रीसिंग वाला पोर्शन होता है वो इसी पार्ट में होता है, जो कि अभी आपने खुला देखा था, इसलिए उसको बड़ा बनाया जाता है क्योंकि वहाँ पर बेरिंग के साथ साथ आपकी ग्रीसिंग भी आ जाती है, जो कि फ्रिक्शन या ये कह लीजिए जो बेरिंग्स हैं उसमें एक लुब्रिकेशन का भी काम करती है, जिससे कि आपका जो बेरिंग है वो कभी चोक ना हो और वो अच्छे से स्मूथली शाफ्ट को घुमा पाए। तो जो स्टॉपर है वहाँ पर चूड़ी होती है, तो उसको घुमाने से आपका जो स्टॉपर है कुछ इस तरीके से निकल के बाहर आ जाता है। उसके बाद आपका हाउसिंग की प्लेट है, बेरिंग है, और जो थ्रॉट बुश है ये आपने बेरिंग निकलते हुए देख लिया है। उसके बाद प्लेट आ गई हाउसिंग की, और यहाँ पर आपको ये बुश देखने को मिलता है जो कि क्या करता है, मैकेनिकल जो सील होती है उसको सपोर्ट करता है। अगर लीकेज होता है तो उसको रोकने की भी कोशिश करता है। इसके बाद ये प्लेट है, यहाँ पर आपकी मैकेनिकल सील लगी होती है जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी वाइट कलर की, जो कि आप यहाँ पर निकलते हुए देख पा रहे होंगे। उसके बाद एक लैटिन रिंग होती है जो कि आपका स्टॉपर का काम भी करती है या सपोर्ट करती है एक तरीके से। जो स्प्रिंग है उसको स्प्रिंग भी लगी रहती है, तो स्प्रिंग मैकेनिकल सील और उसको क्या कहते हैं, आपका जो रिंग होती है वहाँ पर सपोर्ट बना के रखती है, और जो पोर्शन है उसको हिलने नहीं देती है मैकेनिकल सील या आगे पीछे जो पार्ट होता है। तो इसी के नीचे एक स्लीव भी होता है जो कि आप इस साइड पे कॉपर का देख भी पा रहे होंगे। स्लीव इसलिए लगाया जाता है जिससे कि आपकी जो शाफ्ट है उसको कोई भी दिक्कत ना हो। शाफ्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ है जिसको चेंज करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, इसलिए शाफ्ट को बचाने के लिए उसके ऊपर एक स्लीव चढ़ाई जाती है, या कह लीजिए जैसे हम कपड़ों को आस्तीन कहते हैं ना, उसी तरीके से स्लीव होती है जो कि कॉपर की आपको अलग से चमकती हुई दिख रही होगी शाफ्ट के ऊपर। तो देखिएगा यहाँ पर ये सारा पोर्शन बाहर निकल जाएगा आसानी से। तो ये जितना भी पोर्शन बाहर निकल रहा है ये स्लीव पे चढ़ा हुआ है, यहाँ पर देख पाएंगे आप, ये सारा पोर्शन स्लीव के ऊपर चढ़ा हुआ है। नीचे की तरफ शाफ्ट अलग से आपको देखने को मिलेगी। तो स्लीव के अंदर भी बहुत सारे पोर्शन लगे हुए हैं, जैसे कि आपका स्टॉपर रिंग है या ओ रिंग जिसे हम कह सकते हैं, उसी के साथ बुश भी लगा हुआ है। तो कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ स्पेस कवर करने के लिए लगाए जाते हैं, जिससे कि नीचे वाला पोर्शन जो है उसको कोई परेशानी ना हो। और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि सपोर्ट के तौर पे लगाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो ये ओ रिंग है ये स्प्रिंग को रोक के रखती है, और इसी के पीछे अभी आपने देखा था बेरिंग वाले पोर्शन में वो भी ओ रिंग टाइप की थी जो कि क्या करती है, बेरिंग को हिलने से रोकती है। क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं अगर ये हिलते डुलते हैं तो आपके शाफ्ट में परेशानी आती है, या जो रोटेशन है रेडियल फ्लो है उसमें परेशानी आती है, और जो फ्रिक्शन है उसके क्रिएट होने से ये पार्ट्स ख़राब भी हो सकते हैं। और इसमें एक लुब्रिकेशन का एक और सिस्टम होता है जिसको हम फ्लशिंग वाला सिस्टम कहते हैं, वो आपको दूसरे पंप में दिखाऊंगा मैं। इसमें एक अलग से पाइप के थ्रू जो ठंडा पानी होता है केसिंग के थ्रू ही एक पाइपिंग दे दी जाती है जो मैकेनिकल सील वाला पोर्शन है वहाँ पर, जिससे कि क्या हो, जो मैकेनिकल सील वाला पोर्शन है वहाँ पर भी थोड़ा बहुत लुब्रिकेशन होता रहे और जो मैकेनिकल सील है उसमें फ्रिक्शन के कारण कोई टूट फूट ना हो।
तो यहाँ पर आपने देखा जो स्लीव थी वो बड़ी आसानी से बाहर निकल चुकी थी, क्योंकि ये पंप पहले भी खुला है और इसके जो पार्ट्स हैं पहले भी बाहर निकाले गए थे, तो इसलिए इसमें यहाँ जो स्लीव थी वो आसानी से बाहर निकल गई थी। वरना जो पंप्स होते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करते हैं जो पार्ट्स हैं उसको बाहर निकालते वक्त। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक ओरिंग है जिसको एलन की के थ्रू खोला जा रहा है। ये स्टॉपर का काम करती है जहाँ पर आपका स्प्रिंग लगा हुआ था मैकेनिकल सील का। तो कुछ पार्ट स्टेशनरी होते हैं जैसे कि मैकेनिकल सील जो पत्थर मैंने वाइट कलर का आपको पहले दिखाया था, और कुछ पार्ट मैकेनिकल सील के रोटेशन वाले होते हैं जो कि शाफ्ट के साथ रोटेट करते हैं। तो इन सबको भी आपका लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर ये बाहर निकल चुका है। इसके बाद जो ये तो आपका ओरिंग हो गई, स्टॉपर की तरह काम करता है, और ये आपका बुश हो गया, थ्रॉट बुश, जो कि एक स्पेस कवर करने का काम करता है। और यहाँ पर आपका ये पूरा आपका स्लीव है। तो शाफ्ट के एक तरफ के जितने भी पार्ट्स थे वो डिसमेंटल हो चुके हैं, दूसरी तरफ भी सेम पार्ट होते हैं, इसलिए मैं आपको वो नहीं दिखा रहा हूँ। फ़िलहाल मैं आपको दोबारा से जितने पार्ट्स हमने खोले थे वो दिखा देता हूँ जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बैरिंग हाउस देखने को मिलेगा जिसके अंदर बैरिंग होता है। इसका एक प्लेट है और अंदर एक हाउस है। हाउस इसलिए क्योंकि बैरिंग इसके अंदर फिट आ जाता है। 2 बैरिंग है क्योंकि जो ये पंप था ये बिटवीन द बैरिंग था, यानी कि जो इम्पेलर है उसके दोनों तरफ बैरिंग थे, इसलिए यहाँ पर आपको 2 बैरिंग हाउस देखने को मिलेंगे। इसी के अंदर ग्रीसिंग होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ कपलिंग प्लेट। कपलिंग प्लेट मोटर पे भी लगी रहती है और पंप के ऊपर भी लगी रहती है, जिससे कि इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है और उससे क्या होता है आपका जो मोटर की पावर है वो पंप में चली जाती है। यहाँ पर वियर रिंग देखने को मिलेगी। वियर रिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इम्पेलर के दोनों साइड पे लगी रहती है जिससे कि जो केसिंग है उसको सपोर्ट मिलती है इम्पेलर को, और जो केसिंग के बीच में गैप है वो कवर करता है आपका वियरिंग। ये एक और प्लेट है जो कि टायर के लिए सपोर्ट के लिए काम आती है, यानी कि जो कपलिंग है वहाँ फ्लेक्सिबल टायर आपको दिखाया था मैंने पहले, उसको कनेक्ट करती है। उसके बाद ये कपलिंग वाला पोर्शन आपने देख लिया है, बैरिंग हाउस आपने देख लिया है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है ये बुश जो कि इम्पेलर के साथ लगा रहता है। थ्रॉटल बुश और थ्रॉट बुश 2 होते हैं। यहाँ पर हर चीज़ आपको 2-2 देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया इम्पेलर के दोनों साइड पे ये पार्ट्स लगे रहते हैं और सेम होते हैं। यहाँ पर ओ रिंग मिलेगी, यानी कि ये सपोर्ट की तरह काम करती है। जो आपकी रिंग है या जो आपका मैकेनिकल सील है उसको आगे पीछे ना होने दे, इसलिए सपोर्ट के लिए स्टॉपर लगाया जाता है। उसके बाद ये प्लेट देखने को मिलेगी जहाँ पर आपको वाइट कलर वाला जो पोर्शन देखने को मिल रहा है वो आपकी मैकेनिकल सील है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बैरिंग हाउस के बाद आप वाला पोर्शन है। उसके बाद एक और आपको यहाँ पर मैकेनिकल सील वाली प्लेट देखने को मिलेगी। जो बीच में आपको पोर्शन दिख रहा है वो पत्थर है या मैकेनिकल जो सील होती है उसका एक पार्ट है। मैकेनिकल सील का एक स्टेशनरी पार्ट होता है जो कि पत्थर आपको देखने को मिला। उसके बाद ये रोटेटिंग पार्ट होता है जो कि स्प्रिंग आपको देखने को मिली जो कि आपके शाफ्ट के ऊपर लगे रहते हैं। उसके बाद ये केशिंग है कुछ इस तरीके की, और यहाँ पर जितने पार्ट्स थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपने सारी चीज़ें देख ली दोबारा से, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो वेयरिंग ये जो मैं अभी रख रहा था इसको और अच्छे से समझा देता हूँ। तो जो इम्पेलर होता है उसके जो दोनों तरफ के पोर्शन होते हैं, ठीक है, किनारे होते हैं, उसका जो पार्ट है वो कहीं केसिंग पे ना लग जाए, इसलिए आपका वेयरिंग लगाया जाता है। तो मैंने जैसे बताया था शाफ्ट के अंदर कई सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि शाफ्ट को या इम्पेलर को सपोर्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर जितने पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये बेयरिंग हाउस है और इस तरफ आपकी मैकेनिकल सील लगी रहती है जो प्लेट थी अभी मैंने आपको दिखाई। इस तरफ भी आपकी मैकेनिकल ये आपकी जो प्लेट है वो देखने को मिलेगी और आपको बेयरिंग हाउस देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ आपकी केसिंग हो गई और इधर आपको कपलिंग देखने को मिल जाती है। ये कपलिंग है, इसके ऊपर आपका टायर लगा हुआ है। टायर मैंने आपको पहले बताया था, प्लेट के बीच में टायर लगा रहता है जो कि क्या करता है मजबूती से कपलिंग को पकड़ के रखता है। और यहाँ पर आपका जो पंप खुला हुआ था वाला पोर्शन है, यहाँ पर से आपका पानी एग्जिट होता है। जितना भी आपका स्वेटिंग हो चाहे लीकेज हो उससे पानी नीचे गिर जाता है आसानी से। तो यहाँ तक जितना भी पार्ट था हमने कवर कर लिया, जितने भी पंप्स के छोटे छोटे पार्ट थे उनके बारे में जान लिया। अब देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स आती है, उनको कैसे ट्रबल शूट किया जाता है, या ये कह लीजिए कि कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनको टाइम टू टाइम रिप्लेस किया जाता है, जिनका ध्यान रखा जाता है जिससे कि आपका जो पंप है वो लॉन्ग लास्टिंग चले। तो पहला पोर्शन आता है जो अलाइनमेंट है उसके रिगार्डिंग। जो पंप की अलाइनमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर पंप की अलाइनमेंट आपकी मिस अलाइनमेंट है तो क्या होगा, आपकी शाफ्ट पे लोड पड़ता है, बैरिंग्स पे लोड पड़ता है, जिससे कि आपकी मोटर की जो वाइंडिंग है उसका जलने का खतरा रहता है। तो अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी पंप खुलता है तो उसको अलाइनमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिसको हमें
टाइम टू टाइम मेंटेन रखना होता है। तो खासकर बेरिंग्स जो हैं उनको हमको मेंटेन रखना होता है, उनकी ग्रीसिंग करनी होती है। इसलिए वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था हाउसिंग है, बेरिंग की जो हाउसिंग है उसके अंदर हमको ग्रीसिंग करनी पड़ती है। उसके बाद आता है लीकेज। दूसरा जो पॉइंट है वो है लीकेज का, जो कि आप सामने देख भी पा रहे हैं। इस तरीके से लीकेज किस कारण से होता है, जो कि आपकी ग्लैंड है या पैकिंग है या मैकेनिकल सील है, उसके वजह से आपको लीकेज देखने को मिलता है। तो जो पार्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आप पानी देख पा रहे हो, इसको पंप करने के लिए हमने इम्पेलर लगा रखा है। अगर इम्पेलर के साथ साथ आपको देखा होगा जो पैकिंग वाला सिस्टम है वो लगा रहता है, जिससे कि हमारा जो भी कोई भी प्रोडक्ट है जिसको आप पानी, चाहे वो पानी हो मान लीजिए, अगर उसको थ्रो कर रहे हैं, अगर वो लीकेज होता है तो सबसे बड़ा रीज़न उसमें पैकिंग का है, सील का है। तो आपको सील को रिप्लेस करना होता है और उसकी जगह पे आपको नई सील लगानी पड़ती है। तो इस तरीके से आप किसी भी पंप को उसका जो केयर करते हैं तो आपका जो पंप है वो लॉन्ग लास्टिंग चलता है। तो कुछ इस तरीके के कुछ पार्ट्स थे जिनको हमें मेंटेन करके रखना होता है, टाइम टू टाइम ध्यान रखना होता है, जिससे कि आपका पंप लॉन्ग लास्टिंग चल पाता है। दूसरी बात आती है कूलेंट की। किस तरीके के जो पार्ट्स हैं अंदर के उनको कूलेंट दिया जा सके, या ये कह लीजिए एक तरीके से उनको ठंडा रखा जा सके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक और ये पंप है जो कि बंद है। यहाँ पर आपको एक पाइपिंग दिख रही होगी इसके ऊपर अलग से, अभी आप देखेंगे ये। तो ये केसिंग से एक छोटी सी पतली सी कॉपर पाइप कनेक्ट है और ये जा रही है आपकी मैकेनिकल सील की तरफ, और या आप ये कह लीजिए जो रिंग वाला पोर्शन है उस तरफ। वहाँ पर क्या होता है, जो पार्ट्स आपके मूव कर रहे होते हैं ना, वहाँ पर आपको कूलेंट की ज़रूरत होती है, यानी कि एक ऐसे पदार्थ की या ऐसे चीज़ की ज़रूरत होती है जो वो वहाँ पर ठंडा रख सके, क्योंकि वहाँ पर पानी का वाला पोर्शन नहीं जा पाता है। तो इसी तरीके से केसिंग से एक पाइप कनेक्ट कर दी जाती है और वो जाती है आपके मैकेनिकल सील की तरफ, जहाँ पर आपके पार्ट्स रोटेट कर रहे होते हैं, जो कि उसको ठंडा रखती है और जो आपकी मैकेनिकल सील है या जो और पार्ट्स हैं उनका टूटने का या ख़राब होने का खतरा कम हो जाता है। तो इस तरीके से इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी पंप को लॉन्ग लास्टिंग चला सकते हैं, उसकी लाइफ को बढ़ा के रख सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स थे मैंने जो आपको बता दिए हैं इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो पंप वाला पोर्शन है वो बहुत बड़ा है, यानी कि इसकी फील्ड इतनी बड़ी है कि इसको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता या एक लेक्चर में कवर नहीं किया जा सकता। तो मैं कोशिश करूँगा हर एक पोर्शन या हर एक पार्ट या हर एक पंप की जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करा सकूं, जिससे कि आपको हर एक पंप के बारे में डिटेल में पता लग पाए, किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। और हाँ, जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जहां पर इससे रिलेटेड PDF, इमेज या क्यूजेस कंपटीशन आपको देखने को मिलते हैं। वहां पर जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक चीज़ का फ़ायदा मिल सके HVAC वीडियोज़ या HVAC फील्ड से रिलेटेड। तो जाते जाते बस यही कहूँगा कि आप बस सीखते रहिए और इस तरीके से वीडियोस को देखते रहिए। तो अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं मेरे, तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।